नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक। वेलकम बैक टू एचआर क्लासेज शेखावाटी अंडर द लीडरशिप ऑफ अंग्रेजी विशेषज्ञ एचआर सर। साथियों, हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हमारा जो फ्रेश टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है भौतिक प्रदेश, या इसी को कहते हैं भू आकृतिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यह क्लासेज बीएसटीसी 2024 और पशु परिचर के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। और पूर्व की क्लासेज में हमने अध्ययन किया था कि जो थार के मरुस्थल की उत्पत्ति है वो 33 सागर से क्यों मानी जाती है, और लगभग सारे जो मरुस्थल है वो 33 सागर के ही अवशेष क्यों माने जाते हैं, जबकि 33 सागर में तो साथियों पानी हुआ करता था और थार के मरुस्थल में एक रेतीला मैदान हुआ करता था। तो साथियों, पानी से मरुस्थल में कैसे बदलाव हुआ इसका कारण देखा, और 33 सागर का जो अवशेष है थार का मरुस्थल, इसके क्या क्या राजस्थान में प्रमाण मिलते हैं। हमने साथियों 3 प्रमाणों के बारे में चर्चा कर ली थी। इसी के साथ साथ आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि थार के मरुस्थल के प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ देखने वाले हैं कि जो थार के मरुस्थल की जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां होती है, किसका साथियों स्थानीय नाम क्या है और इसका साथियों वैज्ञानिक नाम क्या है, ये हम सारी चीजें देखने वाले हैं। और थार के मरुस्थल के शब्दावलियों में से साथियों कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। और साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियो में हम जितने भी पश्चिमी मरुस्थल से जो भी प्रश्न बनते हैं हम इन प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथियों इस क्लास की पीडीएफ और पूर्व में जितनी भी क्लासेज हुई है, अगर उनकी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो साथियों टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करना। एचआर क्लासेज शेखावाटी, इसके नाम से आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा। चलिए साथियों, बिना समय गंवाए हुए आज हम देखते हैं मरुस्थल के प्रकार और थार के मरुस्थल की शब्दावलियों की ओर चलते हैं। देखिएगा साथियों, मरुस्थल के प्रकारों में हम देखते हैं कि जो सबसे पहला हमारा मरुस्थल आता है जिसका नाम है संपूर्ण रेतीला मैदान। आगे बढ़ने से पूर्व आपको बात बता देना चाहता हूं, जो हम मरुस्थल के प्रकार पढ़ने वाले हैं वो थार के मरुस्थल के प्रकार नहीं पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जितने भी विश्व में मरुस्थल हैं वहां पर कौन कौन से प्रकार के मरुस्थल होते हैं। कुछ मरुस्थल ऐसे होंगे साथियों जहां पर केवल और केवल रेत के कण पाए जाएंगे कंप्लीट, और कुछ मरुस्थल साथियों ऐसे होंगे जहां पर रेत के साथ में क्या पाए जाएंगे, पत्थर के टुकड़े पाए जाएंगे। और कुछ मरुस्थल साथियों ऐसे होंगे जहां पर रेत के कणों के साथ साथ में क्या पाई जाएगी, कुछ चट्टानें पाई जाएंगी। तो साथियों हम वहां मरुस्थल के प्रकार देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जितने भी मरुस्थल होते हैं वहां किस किस प्रकार के मरुस्थल होते हैं, और राजस्थान के थार के मरुस्थल में कौन कौन से प्रकार के मरुस्थल मिलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम बेसिकली तो साथियों थार के मरुस्थल में जो जो मरुस्थल मिलते हैं ना उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो जो थार के मरुस्थल मिलते हैं वो साथियों विश्व के अन्य मरुस्थल में भी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, जो सबसे पहला हम मरुस्थल देखने वाले हैं जिसका नाम है संपूर्ण रेतीला मैदान। इसका तात्पर्य क्या हुआ साथियों, सबसे पहले इसकी व्याख्या कुछ पढ़ लेते हैं, फिर बाद में साथियों मैप में आपको बता दूंगा। देखिएगा, इसका जो उपनाम है वो ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, शुष्क रेतीला मैदान भी कहते हैं। यानी रेतीला मैदान है लेकिन यहाँ पर पानी की बिल्कुल भी साथियों रेतीला तो मैदान है लेकिन कैसा मैदान है, पूरा का पूरा सूखा हुआ प्रदेश है। तो इसलिए साथियों संपूर्ण रेतीले मैदान को शुष्क रेतीला मैदान भी कहते हैं। और जो इसका विस्तार है, जो कच्छ के रण से लेकर के, कच्छ के रण कहां पर है साथियों, गुजरात में है, और कच्छ के रण से लेकर के पाकिस्तान की सीमा के सारे दक्षिणी पंजाब तक साथियों इसका विस्तार है। अब एक बार आप साथियों मैप पर गौर करना, आपको जो राजस्थान की जो दक्षिण दिशा में साथियों इस प्रकार का ये क्या दिखाई देगा, गुजरात दिखाई देगा, और गुजरात के पास में साथियों यहां पर क्या है, गुजरात में कच्छ का रण है। और इस कच्छ के रण से लेकर के साथियों और जो पाकिस्तान की सीमा यहां से चलती है, यहां से लेकर के साथियों और ये दक्षिणी पंजाब आ गया, दक्षिणी पंजाब तक साथियों क्या फैला हुआ है, ये जो डॉट डॉट कर रहा हूं वो क्या फैला हुआ है साथियों, संपूर्ण रेतीला मैदान फैला हुआ है। तो राजस्थान में पूछे तो विस्तार कहां से है कि कच्छ के रण से लेकर के पाकिस्तान की सीमा के सारे लेकर के दक्षिणी पंजाब तक इसका विस्तार मिलता है। संपूर्ण रेतीला का मैदान का मतलब क्या हुआ, जो इतना प्रदेश मैंने बनाया है साथियों, इसमें क्या होता है कि ये पूरे रेत के कण पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, संपूर्ण रेत के कण पाए जाते हैं, यानी कि साथियों प्योरली मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थल पाया जाता है। और ये प्रदेश कैसा होता है, सूखा होता है, इसलिए साथियों इसको शुष्क रेतीला मैदान या संपूर्ण रेतीला मैदान के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत साथियों रेत के कण दिखाई देते हैं, इनके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार के जो मरुस्थल होते हैं, जो साथियों थार के मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, मैंने आपको विस्तार भी बता दिया है कि
पाकिस्तान की सीमा के सारे जो जिले लगते हैं ना, उनके अंतर्गत साथियों ये ऐसे मरुस्थल पाए जाते हैं। और मैंने बताया था कि जब पाकिस्तान की सीमा, जब भी साथियों नए आंकड़े आएंगे कि कौन कौन से जिले लगते हैं, वो जल्दी मैं आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। अच्छा, नीचे साथियों मैंने एक बात लिखी है, देखिएगा, इस प्रकार के मरुस्थल को अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है? इर्ग। अफ्रीका में साथियों कौन सा मरुस्थल है? आप कहोगे सहारा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल में ऐसे मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? इर्ग। जैसे अपने थार के मरुस्थल में, राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, ऐसे मरुस्थल को संपूर्ण रेतीला मैदान और शुष्क रेतीला मैदान के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही सहारा के मरुस्थल में इर्ग, और तुर्किस्तान में साथियों ऐसे मरुस्थल को कोरडर्म के नाम से जाना जाता है। कोरडर्म के नाम से जाना जाता है। ये साथियों इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो पहला मरुस्थल हमारा क्लियर होता है संपूर्ण रेतीला मैदान। अब आइए साथियों इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दूसरा जो हमारा मरुस्थल का प्रकार लेते हैं, दूसरा है चट्टानी मरुस्थल। मैंने अभी बताया संपूर्ण रेतीला मैदान में क्या होते हैं। संपूर्ण रेतीला मैदान में मरुस्थल के साथ संपूर्ण रेतीला मैदान में साथियों क्या होते हैं? रेत के कण यहाँ पर पाए जाते हैं और इसके अलावा साथियों कुछ दिखाई नहीं देता है। अब चट्टानी मरुस्थल पर गौर करना, क्या होते हैं इस प्रकार के मरुस्थल में रेत के कणों के साथ साथ में क्या दिखाई देती है? चट्टानें भी दिखाई देती है। यानी कि यहाँ पर साथियों कठोर सतह भी दिखाई देती है। ये कठोर सतह मैंने रेत के कणों के साथ में दिखा दी। तो ये कैसा मरुस्थल हो गया? चट्टानी मरुस्थल हो गया। और इसका जो विस्तार है राजस्थान में साथियों पोखरण, फलोदी और बालोतरा में देखने को मिलता है। ऐसे चित्र आप अवश्य बना लीजिएगा, जिससे साथियों आपके अंदर माइंड मैप जरूर बने और देखते ही याद आ जाए कि रेत के कणों के साथ साथ में अगर हमें कठोर सतह मिले, चट्टान मिले, तो वो चट्टानी मरुस्थल कहलाएगा। और राजस्थान में विस्तार साथियों पोखरण, फलोदी और बालोतरा में मिलता है। पोखरण को भी नया जिला बना दिया गया, फलोदी और बालोतरा को भी साथियों नया जिला बना दिया गया। अब इस प्रकार के मरुस्थल को अफ्रीका के जो सहारा मरुस्थल में अगर ऐसे मरुस्थल मिलते हैं कि रेत के साथ में चट्टानें मिलना, तो अफ्रीका में साथियों क्या नाम जाना जाता है? हम्मादा, जो कि साथियों परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में हम्मादे का विस्तार कहां पर है? तो हम्मादे का मतलब क्या हुआ? चट्टानी मरुस्थल। और चट्टानी मरुस्थल राजस्थान में कहां पर है? पोखरण, फलोदी और बालोतरा। इस पोखरण, फलोदी, बालोतरा का मतलब ये साथियों त्रिकोण से मतलब है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां तो हो जाएगा साथियों कौन सा? पोखरण। ये हो जाएगा साथियों कौन सा? अपना वाला बालोतरा। और यहां साथियों कौन सा हो जाएगा? फलोदी हो जाएगा। ये इतने में साथियों किसका विस्तार है? ध्यान रखना, चट्टानी मरुस्थल का विस्तार है। 3 तो मुख्य बिंदु आ गए। अब जो पोखरण, फलोदी और जो बालोतरा है, इनके अलावा साथियों इनके जो बीच में जो यहाँ पर जिले हैं वो कौन कौन से आते हैं? तो देखिएगा यहाँ पर साथियों जैसलमेर भी आता है, और नया जिला ध्यान रखिएगा जोधपुर ग्रामीण भी आता है, और फलोदी आएगा, बालोतरा आएगा ही, और बाड़मेर भी साथियों आएगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। यानी जो इस ट्राइएंगल के अंतर्गत जो और भी अन्य जिले आते हैं वो भी साथियों मैंने नीचे लिख दिए गए हैं। और जो मेन 3 बिंदु है, एक तो है साथियों पोखरण, एक है अपना बालोतरा, और एक है साथियों कौन? फलोदी। ये 3 जिले आपको पता होने चाहिए। तो ऐसे मरुस्थलों को अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है? हम्मादा के नाम से। और ऊपर वाले में साथियों किस नाम से? इर्ग। और तुर्किस्तान में साथियों किस नाम से? कोडर्म के नाम से जाना जाता है। कैसे मरुस्थलों को? रेतीले वाले मरुस्थल को। अब आइए 2 मरुस्थल तो हमने पढ़ लिए, तीसरा वाला मरुस्थल देखिएगा। तीसरा वाला मरुस्थल क्या कहता है? नाम है पथरीला मरुस्थल। इसमें क्या बात है? इस प्रकार के मरुस्थल में रेत के कणों के साथ साथ पत्थर के टुकड़े भी दिखाई देखने को मिलते हैं। एक बार साथियों मैं पुनः चर्चा पर आने चाहता हूं। मैंने 2 मरुस्थल बताए, एक ये वाला मरुस्थल बताया और एक ये वाला मरुस्थल बताया। इस पहले वाले मरुस्थल में क्या थे साथियों? प्योरली रेत मिलती थी, जिसे किस नाम से जाना गया? संपूर्ण रेतीला मैदान के नाम से जाना गया। इसी को क्या कहते हैं? शुष्क रेतीला मैदान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा वाला मरुस्थल हमने देखा कि रेत के कणों के साथ साथ में कठोर सतह अगर देखने को दिखाई देती है, तो ये कौन सा मरुस्थल हो गया? चट्टानी मरुस्थल हो गया। और चट्टानी मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? हम्मादा। अब आता है साथियों तीसरा कौन सा? पथरीला मरुस्थल। ऐसे इसमें क्या होता है? रेत के कणों के साथ साथ में क्या होते हैं? पत्थर के टुकड़े दिखाई देते हैं। उसमें तो बड़ी बड़ी चट्टान दिखाई देती थी, और इसमें क्या है साथियों? पत्थर के टुकड़े दिखाई देते हैं। ऐसे मरुस्थल को पथरीले मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार है साथियों हम्मादा के चारों ओर मिलता है। एक तो विस्तार ये ध्यान रखना कि हम्मादा हमने मरुस्थल देखा, उसके चारों ओर मिलता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अधिकांशतः साथियों चट्टाने और पत्थर कठोर सतही होती है, तो ये दोनों आसपास ही देखने को मिलेगी। यानी जो हम्मादा तो ये हो गया। हम्मादा क्या होता है कि रेत के कणों के साथ साथ में चट्टाने मिलना, और हम्मादा के चारों ओर जो कौन सा मरुस्थल मिलता है? वो मिलता है पथरीला मरुस्थल।
और इसका दूसरा विस्तार ध्यान रखना, कांतली नदी बेसिन, यानी जो कांतली नदी बहती है। कांतली नदी कहाँ बहती है साथियों? सीकर, चूरू, झुंझुनू के आसपास वाले जिलों में बहती है। तो ये शेखावाटी प्रदेश की क्या है? महत्वपूर्ण नदी है। और ये जो नदी बहती है कांतली नदी, इसके जो आसपास वाला जो मरुस्थल होता है, इस पे जो यहाँ पर मिट्टी जमा होती है और इस मिट्टी में साथियों कुछ पत्थर के टुकड़े दिखाई देते हैं, इस वाले मरुस्थल को भी क्या कहते हैं? पथरीला मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और ऐसे मरुस्थल को अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है? रेग के नाम से जाना जाता है। नोट करना साथियों, एक पहले नाम आया था इर्ग और ये है साथियों रेग। दोनों में साथियों डिफरेंस है, आप अति महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। इर्ग तो किसे कहते हैं? अफ्रीका में जो संपूर्ण रेतीला मैदान होता है उसे साथियों इर्ग के नाम से जाना जाता है, जबकि अफ्रीका में पथरीले मरुस्थल को रेग के नाम से जाना जाता है। ऐसे पथरीले मरुस्थल को साथियों लीबिया व मिस्र वाले क्या कहते हैं? सिटिर के नाम से जाना जाता है। ये नाम है साथियों, अति महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। और मैंने नीचे भी लिख दिया गया है कि कांतली नदी बेसिन के आसपास भी कैसा मरुस्थल देखने को दिखाई मिलता है? पथरीला मरुस्थल। साथियों यहाँ से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि कौन से मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, कौन से मरुस्थल का विस्तार कैसे है। मैंने आपको तीनों मरुस्थल के प्रकार बता दिए हैं और तीनों मरुस्थल के साथियों ये इमेज भी बना लीजिएगा। पीछे रेत के कण और साथियों एक में प्योरली रेत, दूसरे में चट्टान और तीसरे में साथियों पत्थर के टुकड़े। ये बातें साथियों हो गई किसकी? मरुस्थल के प्रकारों की। तो ये देखें हमने साथियों 3 मरुस्थल देख लिए, यानी मरुस्थल के प्रकार हमने देख लिए। पहला हमने देखा संपूर्ण रेतीला मैदान, जिसे साथियों शुष्क रेतीला मैदान भी कहते हैं। दूसरा हमने देखा कौन सा? चट्टानी मरुस्थल, और चट्टानी मरुस्थल की हमने कुछ विशेषताएं देखी जिसे साथियों हममादा के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा मरुस्थल हमने देखा कौन सा? पथरीला मरुस्थल। ये 3 मरुस्थल है साथियों थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ ये तो हुए हमारे मरुस्थल के प्रकार। अब जो अति महत्वपूर्ण है वो है साथियों थार के मरुस्थल में जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उनसे कई दफा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि साथियों कुरंजा कहाँ पाया जाता है? कुरंजा साथियों सर्वाधिक उसका उपनाम क्या है? उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थार का गड़ा किसे कहते हैं? बाटाड़ू का कुआं किसे कहते हैं? ये सारी चीजें हम अध्ययन करने वाले हैं। तो थार के मरुस्थल के प्रकार देखने के बाद में साथियों अब देखते हैं जो थार के मरुस्थल में जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां होती है, जहां से साथियों परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि उन शब्दावलियों के स्थानीय नाम क्या है, उन शब्दावलियों के साथियों साइंटिफिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है। आइए इनकी साथियों डिटेल में चर्चा करते हैं। जो आपको स्क्रीन के माध्यम से पहला दिखाई दे रहा है जिसका नाम है साथियों पियूना। और कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पियूना क्या है। तो देखिएगा रेगिस्तानी भाग में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप कौन सा है जिसका नाम है पियूना। और आपको यहाँ पर छवि भी दिखाई दे रही होगी। और दोस्तों पियूना सांप के बारे में कहा जाता है कि ये सांप है जो काटता नहीं है, और काटता नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दूर से ही साथियों फुंकार मारता है, यानी कि सांसों में ही जहर घोलने की पूरी कोशिश करता है। तो ध्यान रखिएगा रेगिस्तानी भाग में पाया जाने वाला जो जहरीला सांप है जिसका नाम है पियूना। और कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पियूना राजस्थान के कौन से भाग में पाया जाता? तो आपको उत्तर देना है सामान्य सा कौन सी राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान ऑप्शन में नहीं हो तो रेगिस्तानी भाग में, और रेगिस्तानी भाग ऑप्शन में नहीं हो तो साथियों थार के मरुस्थल में ये पाया जाएगा, क्योंकि साथियों तीनों कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो ये साथियों जो भाषा से प्रश्न बनने वाले हैं, लैंग्वेज बदल सकता है लेकिन साथियों कंसेप्ट नहीं बदलेगा। अब जो दूसरे नंबर की शब्दावली है वह देखिएगा, मैं यहाँ 3 नाम लेकर के आया हूँ। पहला है कागा, दूसरा है कुरंजा, तीसरा है सूपणो। ये तीनों क्या है साथियों? ध्यान रखना रेगिस्तानी भाग में गाए जाने वाले लोकगीत हैं, और लोकगीत भी कैसे हैं? विरह लोकगीत है। विरह लोकगीत का मतलब होता है किसी की याद में गाए जाने वाले लोकगीत क्या कहलाते हैं? विरह प्रकार के लोकगीत होते हैं। और 3 यहाँ पर लोकगीत गाए जाते हैं, महत्वपूर्ण है, जो कि कागा, कुरंजा और सूपणो। और भी गाए जाते हैं लेकिन महत्वपूर्ण कौन से हैं? कागा है, कुरंजा है और सूपणो है। अब देखिएगा जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये किस पक्षी का नाम है या किस पक्षी की इमेज है? तो ध्यान रखिएगा ये है साथियों कुरंजा पक्षी की। अब कुरंजा पक्षी का यहाँ तात्पर्य क्या हुआ? जो कुरंजा गीत गाया जाता है वह साथियों कुरंजा पक्षी को ही प्रतीक मान करके गाया जाता है, यानी कि कुरंजा जो लोकगीत है वो किसी की याद में गाया जाता है। और किसका जो प्रतीक है ये कुरंजा किसका प्रतीक माना जाता है? विरह का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर साथियों कुरंजा पक्षी की बात करना अति महत्वपूर्ण है। जो लोकगीत गाया जाता है वो पक्षी को मान करके साथियों यहां पर लोकगीत गाया जाता है।
अब देखिएगा साथियों, कुरंजा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो कुरंजा पक्षी है वो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से स्थान यानी पर्टिकुलर कोई स्थान पूछे तो आपको उत्तर देना है खींचन गांव। और खींचन गांव साथियों आजकल फलोदी जिले में है। अगर आपसे पूछे कुरंजा जो है कौन से अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाया जाता है तो ध्यान रखिएगा तालछापर अभ्यारण्य। और तालछापर अभ्यारण्य कहाँ है? चूरू में। अभी मैंने बताया जो कुरंजा पक्षी है जो विरह यानी कि साथियों याद का प्रतीक माना जाता है। कौन सा पक्षी? कुरंजा पक्षी। विरह का मतलब क्या होता है? किसी की याद में गाया जाने वाला लोकगीत क्या कहलाता है? विरह लोकगीत। और विरह लोकगीत हमने देखा कितने हैं साथियों पश्चिमी राजस्थान में? 3 है, कागा है, कुरंजा है और सूपड़ो है। तो ये विरह लोकगीत है साथियों, किसी न किसी पक्षी को प्रतीक मान करके ये लोकगीत गाए जाते हैं। जैसे कुरंजा है साथियों, कुरंजा पक्षी को ये प्रतीक मान करके कुरंजा लोकगीत गाया जाता है। फिर अगर आपसे पूछ ले कुरंजा पक्षी का वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम क्या है तो ध्यान रखिएगा इसे विज्ञान में साथियों डेमोसिल क्रेन के नाम से जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण जानकारी ये साथियों कुरंजा के बारे में हो जाएगी। और कागा और सूपड़ो मैंने बता दिया, ये भी साथियों रेगिस्तानी भाग में गाए जाने वाले क्या है? लोकगीत है। तीसरी जो महत्वपूर्ण शब्दावली आपको दिखाई दे रही है, ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि सेवण, धामण, मुराद और बुर क्या है राजस्थान में, तो ध्यान रखना रेगिस्तानी भाग में। सबसे पहले आपको स्थान ध्यान रखना है कि ये कहां पाई जाती है, रेगिस्तानी भाग, या ऑप्शन में नहीं आए तो पश्चिमी भाग करना, या ऑप्शन में नहीं आए तो क्या करना? थार का मरुस्थल करना। ये चारों नाम ध्यान रखना, सेवण, धामण, मुराद और बुर रेगिस्तानी भाग के प्रमुख घास है। यह प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से क्या है? घास के प्रकार है, मिठाई के प्रकार है, या छातों के प्रकार है, किसके प्रकार है? तो ध्यान रखना ये किसके प्रकार है? घास के प्रकार है। अब देखिएगा जो सेवण घास के बारे में अपन विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण घास है इनमें जो सेवण है, देखिएगा सेवण घास कहां पाई जाती है? पोखरण से लेकर के साथियों मोहनगढ़ में एक जल पट्टी है। कौन सी भूगर्भीय जल पट्टी है साथियों? जिसका नाम है लाठी सीरीज। मैं आगे बताऊंगा थोड़ी देर बाद में कि साथियों भूगर्भीय यानी कि साथियों भूमि के अंतर्गत साथियों एक जल पट्टी है जिसका नाम है, यानी यहाँ पर साथियों जल का भंडार मिले हैं जिसका नाम है लाठी सीरीज। और कहाँ से कहाँ तक है? पोखरण से लेकर के साथियों मोहनगढ़ तक है। मोहनगढ़ तक है। ये दोनों स्थान साथियों जैसलमेर में है, हालांकि पोखरण को नया जिला बना दिया गया है। इस पोखरण से लेकर के यहाँ मोहनगढ़ तक भूमि के अंतर्गत भूगर्भीय यानी कि भूमि के गर्भ में साथियों जल पट्टी पाई जाती है जिसका नाम है लाठी सीरीज। और इस जल पट्टी के कारण साथियों यहाँ पर एक घास दिखाई देखने को मिलती है जिसका नाम क्या हुआ? सेवण घास हुआ। तो इसका विस्तार भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा इस सेवण घास का स्थान स्थानीय नाम जैसलमेर वाले क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साथियों लिल्लोन। और जो गोडावण पक्षी है ना, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण है। और गोडावण साथियों जो अंडा भी है कौन से घास में देता है? इसी लिल्लोन या सेवण घास में ही देता है। इसलिए साथियों जो ये लिल्लोन है ना और ये सेवण घास है वह साथियों गोडावण पक्षी की क्या बन गई? प्रजनन स्थली बन गई। ये बातें आपको साथियों समझ में आई होगी। और इस सेवण घास का साथियों वैज्ञानिक नाम जरूर ध्यान में रखना, लस्सी यूरस सिडिकुस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। सेवण घास का उपयोग साथियों कौन से पशुओं में किया जाता है? दुधारू पशुओं के उपयोग में किया जाता है। अच्छा, आप इसी कड़ी में अगर आपसे पूछ ले कि रेगिस्तान की सबसे लंबी भी घास कौन सी है तो याद रखिएगा सेवण, जिसका स्थानीय नाम मैंने बताया लिलोन और इसका वैज्ञानिक नाम मैंने बताया साथियों लस्सी यूरस सिडिकुस। और जो आपको ये घास दिखाई दे रही है वो कौन सी घास है? सेवण घास है। चलिए साथियों आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं। अगर आपसे पूछ ले रेगिस्तान की सबसे लंबी घास पूछे तो सेवण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजस्थान की सबसे लंबी घास कौन सी है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे करके बताना। अच्छा, फिर यहां पर बात कर लेते हैं गोडावण पक्षी को। मैंने अभी बताया राजस्थान का राज्य पक्षी पूछ ले तो गोडावण पक्षी है। इसको अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। कौन से पक्षी को साथियों? गोडावण पक्षी को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। और साथियों गोडावण पक्षी है, इसकी प्रजनन स्थली पूछे तो साथियों कौन सी घास है? लिलोन घास मानी जाती है। ये सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें आपको याद होनी चाहिए। अगली जो घास के ऊपर चलते हैं, हमने साथियों देखी अभी सेवण घास, अब चलते हैं दामन घास के ऊपर। दामन घास की क्या क्या विशेषता है ये आपको साथियों इमेज में आपको दिखाई दे रही होगी। ये तो साथियों कौन सी घास है? अपनी दामन घास है। हमने सेवण घास की भी इमेज देखी। ये जो घास पाई जाती है साथियों जैसलमेर जिले में। अगर आपसे हिंदी में नाम पूछ ले तो इसको हिंदी में धमरा या धामरा के नाम से जाना जाता है, वहीं संस्कृत में जयंती वेद के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जरूर ध्यान में रखना, इसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइडेक्स
प्रोकम्बेस क्या है साथियों, इसका वैज्ञानिक नाम है। अभी सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या आया था, लस्सी यूरस सिडिकुस किसका नाम था, सेवन घास का वैज्ञानिक नाम है, जबकि धामण का ट्राइडेक्स प्रोकैम्बस है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, डायबिटीज के रोगियों के लिए साथियों दवा बनाने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और डायबिटीज के रोगियों के लिए साथियों एक जामुन के बीज का भी क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कोई जरूरी नहीं साथियों धामण घास का ही उपयोग करें, जामुन के बीज का भी उपयोग किया जाता है दवाई बनाने के लिए। किन रोगियों के लिए, डायबिटीज के रोगियों के लिए। ये तो हुई साथियों महत्वपूर्ण बात। धामण घास के बारे में एक अति महत्वपूर्ण बात और याद रखिएगा कि आदिवासी इस घास का उपयोग किस में करते हैं साथियों, घाव भरने में भी साथियों किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा वह कौन सी घास है, अपनी धामण घास है। ये तो हुई साथियों कौन सी, धामण घास। अब चलते हैं तीसरी वाली घास के बारे में। अब चलते हैं साथियों तीसरी वाली घास के बारे में। हमने देखा सेवन घास, हमने देखा धामण घास, हमने देखा बुर घास, और एक आप ध्यान रख लीजिएगा मुराद घास। हम तीन घासों के बारे में डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा बुर घास साथियों राजस्थान में सर्वाधिक देशनोक, श्री डूंगरगढ़ और कोलायत में मिलती है। ये तीनों स्थान साथियों कहाँ पर है, बीकानेर में। अगर आपसे पूछ ले कि बुर घास कहाँ मिलती है, देशनोक, श्री डूंगरगढ़ और कोलायत नामक स्थान पर मिलती है। रेगिस्तानी भाग में पाई जाने वाली सबसे सुगंधित घास पूछे तो बुर घास, लेकिन रेगिस्तानी भाग में पाई जाने वाली सबसे लंबी घास पूछे तो कौन सी है, सेवन घास। और मैं प्रश्न पूछ रहा था साथियों राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे लंबी घास पूछे तो कौन सी है, तो आपका उत्तर आना चाहिए साथियों बांस है। देखिएगा रेगिस्तानी भाग में पाई जाने वाली सबने देखिएगा रेगिस्तानी भाग में पाई जाने वाली सबसे लंबी घास है सेवन घास, राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे लंबी घास है बांस, और रेगिस्तानी भाग में पाई जाने वाली सबसे सुगंधित घास पूछे तो कौन सी है, बुर घास है। इस बुर घास का उपयोग साथियों कहाँ किया जाता है, इत्र बनाने में, शरबत बनाने में और सुगंधित तेल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी दो उपप्रजाति बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा एक तो उपप्रजाति है ओलेवेरी और एक है सुगनी। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है ओलेवेरी और सुगनी किस घास की प्रजाति है, तो ध्यान रखना बुर घास की है। और ओलेवेरी साथियों जोधपुर क्षेत्र में मिलती है, जोधपुर शहरी इलाके में। जहां जहां मैं साथियों जोधपुर लिखूं उसका मतलब क्या है, जोधपुर शहरी, और जहां जहां मैं साथियों जोधपुर ग्रामीण लिखूंगा तो वो उसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि अपन रूरल क्षेत्र वाले की बात कर रहे हैं। और एक पूछ ले सुगनी, तो सुगनी साथियों राजस्थान के जैसलमेर जिले में मिलती है। ये साथियों बात थी किसकी, घास की। और इसी के साथ साथ में साथियों एक और घास होती है। हमने चार घास तो पहले देख ली, कौन कौन सी, सेवन घास के बारे में देखी, दामन घास के बारे में देखी, और एक हमने बुर घास के बारे में डिटेल से चर्चा की। एक आपको यही ध्यान रखना मुराद क्या है, तो आपका ये उत्तर आना चाहिए कि घास का प्रकार है। एक पांचवी झाड़ी नुमा घास अगर आपसे पूछे तो कौन सी होती है, जिसका नाम है शंख पुष्पी घास। और ये शंख पुष्पी की खास बात क्या है कि इसकी आकृति कैसी होती है, झाड़ी नुमा होती है। और इस शंख पुष्पी घास का उपयोग क्यों किया जाता है साथियों, याददाश्त के लिए, दवा बनाने के लिए कौन सी घास का उपयोग किया जाता है, शंख पुष्पी घास का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं चौथी वाली शब्दावली की ओर। और जो चौथी शब्दावली है वह हमारी राजस्थान की परीक्षा में कई दफ़ा प्रश्न पूछ ली गई है कि लाठी श्री क्षेत्र क्या है, तो आपको उत्तर देना है। हमने अभी चर्चा की थी, लाठी श्री क्षेत्र भूगर्भिक जलपट्टी है, यानी कि भूमि की जस्ट सतह के नीचे साथियों जल का भराव मिला है, जिससे साथियों लाठी श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अभी हमने इसका विस्तार देखा था, मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण तक इसका विस्तार है। और यहाँ साथियों सेवन घास अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए साथियों यहाँ सेवन घास बहुत अधिक उत्पादन होता है, तो ये सेवन घास के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और इस लाठी सीरीज वाले क्षेत्र को साथियों मरुस्थल का नकली स्थान भी कहा जाता है। ये आपके लिए साथियों अति महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ से साथियों 3 से लेकर के 4 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछेगा लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है, तो आपको उत्तर देना है भूगर्भीय पट्टी। ये आपके साथी की सतह के नीचे आपको क्या मिलेगा, जल भराव मिलेगा। और यहाँ पर साथियों इस पट्टी को क्या नाम दिया गया, भूमि के अंदर भू के गर्भ में जो स्थित जल पट्टी है उसे कहते हैं लाठी श्री क्षेत्र। और ये कहां से कहां तक विस्तार है साथियों, मोहनगढ़ से लेकर के अपने साथियों कहां तक विस्तार है, पोखरण तक इसका विस्तार है। और यहां पर जो वनस्पति होती है वो घास होती है, कौन सी घास होती है साथियों, सेवन घास के लिए ये जलपट्टी काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ये साथियों आपको पता होना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि इस जलपट्टी से साथियों प्रति घंटे में लगभग 2 लाख लीटर साथियों पानी निकाला जा सकता है। इसकी प्रति घंटे की इतनी क्षमता मानी जाती है। तो लाठी श्री क्षेत्र
साथियों पश्चिमी मरुस्थल की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको पता होना चाहिए ये क्या है, कहां से कहां तक विस्तार है, किसके लिए प्रसिद्ध है, वहीं साथियों इसका उपनाम भी ध्यान रखिएगा। पांचवी वाली जो साथियों शब्दावली है वो है साथियों थार का घड़ा। प्रश्न आता है कि थार का घड़ा किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा चंदन नलकूप को कहते हैं। कहां पर स्थित है साथियों, जैसलमेर में स्थित है। सबसे पहले इस चंदन के नलकूप पर आइएगा। अभी मैंने आपको ये वाली जलपट्टी बताई थी, और जलपट्टी कौन सी थी साथियों, लाठीश्री क्षेत्र को, इस जलपट्टी को क्या कहते हैं, लाठीश्री क्षेत्र कहते हैं। और इस जलपट्टी के साथियों यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक नलकूप बना हुआ है, जिसके अंतर्गत साथियों क्या होता है, पानी का स्टोरेज किया जाता है, पानी का संग्रहण किया जाता है। और इस कुएं को, इस नलकूप को साथियों क्या कहते हैं, कुएं में साथियों नल के द्वारा पानी निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नलकूप हो गया। और इसका जो पहले नाम हुआ करता था, मूल नाम साथियों चौहान नलकूप हुआ करता था। बाद में साथियों इसका अपभ्रंश होकर के इसका नाम क्या हो गया, चंदन नलकूप हो गया, जो कि थार के मरुस्थल में साथियों एक पानी के घड़े के रूप में कार्य करता है। इसलिए इसको साथियों थार का घड़ा कहा जाता है, जो कि कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है। इस नलकूप की साथियों गहराई कितनी है, तो याद रखिएगा 382 मीटर है। अगर आपसे वही साथियों प्रश्न पूछ ले कि थार के घड़ा चंदन के नलकूप को कहा जाता है, तो आपको एक प्रश्न और याद रखना है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, तो उत्तर आना चाहिए बाटाडू का कुएं को कहते हैं। और बाटाडू का कुआं साथियों आजकल कहाँ है, बाड़मेर जिले में है, जो कि शायद तो बायतू में हुआ करता था। और बायतू का आधा हिस्सा तो साथियों कहाँ चला गया, बालोतरा वाले में चला गया, और बायतू का आधा हिस्सा साथियों बाड़मेर वाले में जिले में चला गया। लेकिन रेगिस्तान का जल महल जो बाटाडू का कुआं है वो साथियों बाड़मेर जिले में ही माना जाएगा। तो इसका निर्माण ध्यान रखना साथियों, गुलाब सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये सारी चीजें आपको साथियों याद होनी चाहिए। चंदन नलकूप का उपनाम याद रखिएगा, थार का घड़ा है कहां पर, छोटी छोटी चीजें याद रहनी चाहिए, बाकी बाद में डीपली जाना है। कहां पर, जैसलमेर में। एक इसका निर्माण ध्यान रखना, एक बाटाडू का कुआं, और इसका उपनाम ध्यान रखना, फिर बाद में गहराई और मूल नाम आप याद कर सकते हो। अगला देखिएगा, कई साथियों कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है। मैं कह रहा हूं शब्दावली इतनी अति महत्वपूर्ण है जहां से साथियों प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और एग्जाम में ये बहुत ही सरल होते हैं। यानी कि साथियों ये फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप एक से लेकर के 2 बार इन्हें माइंड से निकाल लेते हो तो ये साथियों हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। देखिएगा अगली वाली शब्दावली है रेगिस्तान का मार्च पास्ट। जैसे अपन परेड में मार्च पास्ट नहीं करते हैं, मार्च पास्ट का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। क्या करना साथियों, आगे बढ़ना। और आगे कौन बढ़ रहा है, अब की बार रेगिस्तान बढ़ रहा है। तो इसका तात्पर्य पूछा जाता है कि रेगिस्तान का मार्च, या कभी कभार तो इतना ही दे दिया जाता है कि रेगिस्तान का मार्च का मतलब क्या है। इसका पूरा सही नाम है रेगिस्तान का मार्च पास्ट का मतलब क्या है साथियों, मरुस्थल है ना, उसका पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करना, विस्तार होना। थार के मरुस्थल का विस्तार होना ही क्या कहलाता है, रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। अति महत्वपूर्ण कर लीजिएगा साथियों बीएसटी और पशु परिचर के लिए। और साथियों अब ये विस्तार है ना कौन सी जगह से होता है, ये ध्यान रखिएगा। ब्यावर से सांबर के मध्य खाली जगह बनी हुई है, वहां पर साथियों विस्तार होता है। इस लाइन का मतलब समझिएगा, यहाँ पर साथियों छोटी सी डायग्राम के माध्यम से, ये साथियों मैं राजस्थान का चित्र बना रहा हूं। ये साथियों अपना राजस्थान है, और यहाँ पर क्या फैली हुई है, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। और इतने में इधर इधर क्या आ गया साथियों, अपने थार का मरुस्थल आ गया। तो ये थार का मरुस्थल है, अपनी इधर कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी, और इधर होगी कौन सी, पूर्व दिशा। तो थार के मरुस्थल का पश्चिम दिशा से साथियों पूर्व दिशा की ओर फैलना रेगिस्तान का मार्च पास्ट कहलाता है। लेकिन बीच में साथियों कौन आती है, अरावली आती है। अरावली आती है तो मतलब बीच बीच में क्या होगी साथियों, यहाँ पर पहाड़ियाँ होगी। पहाड़ियाँ होगी तो साथियों ब्यावर से लेकर के, ध्यान रखना ब्यावर कहाँ पर है साथियों, अजमेर में पहले आता था, लेकिन ब्यावर को अब जिला घोषित कर दिया गया है। ब्यावर से सांबर के बीच में जो खाली स्थान है ना, यानी कि यहाँ पर पहाड़ियों की ऊंचाई कम है, तो इनके बीच में से साथियों मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, और बाकी कहीं से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि ये विस्तार हो रहा है ना, वो कहाँ से हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ब्यावर से सांबर के मध्य हो रहा है, यानी कि ये अपना राजस्थान है साथियों। बीच में यहाँ पर अरावली पर्वतमाला आती है, ये अरावली पर्वतमाला, और यहाँ साथियों ब्यावर से और सांबर वाले के क्षेत्र के बीच में, इस वाले बीच में से क्या होता है, मरुस्थल का विस्तार होता है, जो कि किस दिशा की ओर होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है। पश्चिम से ही क्यों होता है, क्योंकि राजस्थान की कौन सी दिशा में स्थित है, मरुस्थल पश्चिम दिशा में स्थित है। अगर आप साथियों ये विस्तार याद नहीं रखो तो ये इतना जरूर याद रखना, रेगिस्तान का मार्च पास्ट का मतलब है कि मरुस्थल का क्या होना, विस्तार होना। अब अगले चलते हैं साथियों महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ, गिरिपद क्या होता है। देखिएगा साथियों, रेगिस्तानी भाग में पर्वत के चारों ओर ढलानदार मैदान वाले को क्या कहते हैं, गिरिपद कहते हैं। और गिरिपद के मैदान को क्या कहते हैं, पेंडीमेट का मैदान भी कहा जाता है।
इसका तात्पर्य क्या हुआ, देखिएगा मैं ये साथियों ये क्या हो गया, पर्वत हो गया, और एक ये आप पर्वत भी मान सकते हो। मैंने आपके सामने दो पर्वत बनाए हैं। अब क्या होता है, ऊपर से साथियों वर्षा होगी, वर्षा होगी तो साथियों क्या होगा, जो इन ऊपर की पर्वत की चोटियों पर साथियों पहले जो मिट्टी जमा होती थी, इन यहाँ पर जो ऊपर के पर्वत की चोटियों पर मिट्टी वगैरह जमा हुआ करती थी, वो वर्षा के कारण साथियों क्या होगी, मिट्टी है जो नीचे जमा हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसका वहाँ पर जमाव हो जाएगा। इस तरह से मिट्टी का ऐसे यहाँ ढलानदार जगह पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और इस दूसरे वाले पर्वत पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा। किसके कारण, वर्षा के कारण। और जो ये जो भाग है ना ढलानदार मैदान, ये रेगिस्तानी, देखो मैंने लिखा भी यही है, रेगिस्तानी भाग में पर्वत के चारों ओर ढलानदार मैदान, ये ढलानदार मैदान ही क्या कहलाते हैं साथियों, ये कहलाते हैं गिरिपद। अब देखो गिरिपद में ही साथियों शब्द पर गौर करना, पद का मतलब क्या होता है, पैर होता है, और गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत होता है, यानी कि पर्वत के पैर में जमने वाला मैदान जो रेतीला होता है, यानी कि पर्वत के चारों ओर ढलानदार मैदान क्या कहलाता है साथियों, गिरिपद कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी को कौन सा मैदान कहते हैं, पेंडीमेट का मैदान भी कहा जाता है। चलिएगा साथियों अगली वाली पर चलते हैं। 8वें नंबर पर देखिएगा एक शब्द है बजादा, इसी को कहते हैं साथियों जलोढ़ पंख। देखिएगा ये क्या हुआ, गिरिपद मैंने आपको समझा दिया, गिरिपद क्या होता है, पर्वत के चारों ओर ढलानदार जो मैदान होता है, ये हो गया साथियों पर्वत, और पर्वत के जो यहाँ पर जो मिट्टी जम जाती है, इस तरह जो मिट्टी ढलानदार मैदान जम जाता है, वो क्या कहलाता है, अपने साथियों गिरिपद कहलाता है। कंप्लीट। और गिरिपद का जो दक्षिणी भाग है ना, वो क्या कहलाएगा, जहाँ साथियों जलोढ़ कछारी मिट्टी जमा होती है, वो क्या कहलाएगा, बजादा। अब इसका मतलब समझना, देखिएगा पहले अपन को क्या बनाना पड़ेगा, गिरिपद। तो ये तो बना दिया साथियों गिरी, यानी गिरी का मतलब क्या होगा, पर्वत बना दिया, ये तो हो गया अपना पर्वत, और ये हो गया साथियों आगे जो विस्तार होगा वो हो जाएगा। ऊपर से क्या होगी, वर्षा होगी, वर्षा होगी तो यहाँ पर साथियों क्या होगा, मिट्टी जमा हो जाएगी, और मिट्टी जमा हो जाएगी तो वो साथियों कैसे होगी, ढलानदार मैदान में क्या होगी, मिट्टी जमा होगी। ऐसे के ऐसे साथियों राइट साइड में भी क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। इसको तो क्या कहते हैं, इस ढलानदार मैदान को साथियों इसको क्या कहते हैं, गिरिपद के नाम से जाना जाता है। कंप्लीट। अब ये गिरिपद का साथियों ये पूरा का पूरा हिस्सा माना जाता है। कंप्लीट। ये गिरिपद का तो साथियों कौन सा हिस्सा हो गया, उत्तरी हिस्सा हो गया। देखो थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ है ना ये वाला भाग, ये वाला भाग ऊपर की ओर उठा हुआ है तो इसका भाग हो गया उत्तरी ओर। और ये वाला हिस्सा है ना, ये जो थोड़ा समतल बिछा हुआ है, ये जो समतल बिछा हुआ है ये हो गया कौन सा भाग, अपना दक्षिणी भाग। यानी कि आप इसको सीधा करके देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। इस गिरिपद वाले भाग को सीधा करके देखो, ऊपर वाला भाग तो ये वाला जो भाग है वो तो हो गया उत्तरी, और ये वाला जो भाग है वो हो गया दक्षिणी। तो इस दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं साथियों, इस दक्षिण भाग को क्या कहते हैं, इस दक्षिणी भाग को साथियों जो समतल बिछा हुआ है इसको कहते हैं साथियों बजादा के नाम से जाना जाता है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, जलोढ़ पंख। क्यों, क्योंकि साथियों यहाँ पर जलोढ़ कछारी मिट्टी का फैलाव होता है। जलोढ़ कछारी मिट्टी का क्या होता है, फैलाव होता है, इसलिए बजादा को साथियों जलोढ़ पंख के नाम से भी जाना जाता है। एक बार साथियों ये बात आपको समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। मैं दोबारा समझाना चाह रहा हूँ, देखिएगा दोबारा एक लंबी सांस लीजिएगा और पुनः समझिएगा। ये साथियों ये क्या बनाया मैंने आपके सामने, पर्वत बनाया। और पर्वत बनाया तो साथियों यहाँ पर पहले ऊपर पर्वत के ऊपर क्या होती थी, मिट्टी वगैरह जमा होती थी, लेकिन वो मिट्टी साथियों जैसे जैसे वर्षा हुई मिट्टी साथियों नीचे की तरफ जाएगी, और नीचे की तरफ जाएगी तो ये होगी अपनी साथियों सतह होगी, और सतह होगी तो साथियों मिट्टी वर्षा के कारण नीचे जाएगी तो यहाँ एक ढलानदार मैदान बनाएगी। ये समतल भाग पर भी मिट्टी जमा होगी और साथियों थोड़ी थोड़ी यहाँ पर कम कम होती जाएगी। जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मिट्टी कम हो जाएगी। ये वाली स्थिति इधर भी हो जाएगी। कंप्लीट। तो इस वाले मैदान को तो पूरे के तो क्या कहते हैं साथियों, इस वाले पूरे मैदान को कहते हैं गिरिपद के नाम से जाना जाता है। और जो गिरिपद का दक्षिणी हिस्सा है ना, दक्षिणी हिस्सा का मतलब क्या हुआ, ये वाला भाग है ना, इतना इतना जितना मैं वर्ग के अंतर्गत कवर कर रहा हूँ, ये वाला भाग थोड़ा ऊपर उठा हुआ है तो ये तो कौन सा हिस्सा हो गया, उत्तरी। और जो ये समतल वाला भाग है ना, ये कौन सा हिस्सा हो गया इसका, समतल भाग कहो या दक्षिणी भाग करो, इसको थोड़ा ऐसे खड़े के रूप में सोचो। तो इस दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, बजादा, और इसी को जलोढ़ पंख के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ साथियों जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है। कंप्लीट। अगर मैं आपसे साथियों प्रश्न पूछूं तो बजेड़ा क्या होता है, ध्यान रखना दोनों में कंफ्यूजन मत होना, आप कमेंट बॉक्स में करके बताना। जब क्लास एंड होगी तब मैं इससे पहले आपका आंसर बता दूंगा कि बजेड़ा किसे कहते हैं। अगर बजादा पूछे तो अलग है, बजेड़ा पूछे तो अलग है। अब देखते हैं साथियों अगली वाली शब्दावली की ओर। धोरे क्या होते हैं, बहुत सामान्य सी बात है। धोरे का तात्पर्य क्या होता है साथियों, देखिएगा रेगिस्तानी भाग में ऊंचे रेत के टीलों के मध्यवर्ती भाग क्या कहलाता है साथियों, धोरे कहलाते हैं। जैसे ये तो हो गए साथियों एक टीला अपना ये वाला,
और एक हो गया साथियों अपना वाला ये टीला। और जो इसका जो ये वाला भाग मध्यवर्ती भाग है ना, ये मध्यवर्ती भाग क्या कहलाता है साथियों, धोरे कहलाता है। ध्यान रखना, कई बार आपने सुना होगा कि मैं धोरे में हूँ। धोरे का मतलब क्या हुआ, दो टीलों के मध्य ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, ये तो हो गए रेत के टीले, ये भी रेत के टीले, इसका जो मध्यवर्ती भाग है ना ये क्या कहलाएगा, धोरे कहलाएगा। अब यहाँ से क्या होता था, ये रेत का टीला और ये रेत का टीला, अब यहाँ से साथियों गुजरने का मार्ग होता था। धोरों के साथियों बीच के अंदर अपन रास्ता निकाल लेते थे, तो यहाँ से साथियों क्या होता था, इनके मध्य पशु या ऊंट के झुंड गुजरते थे, जिसे साथियों गासी या कारवा भी कहा जाता था। यानी इन्हीं धोरों को साथियों जब यहाँ से ऊंट के झुंड निकलते थे या साथियों किसी अन्य पशुओं के झुंड निकलते थे, तो साथियों इसे क्या कहते थे, गासी या कारवा भी कह देते थे। गासी या कारवा किस वजह से कहा गया, पशुओं या ऊंट के झुंड को क्या कहते हैं साथियों, कारवा कहते हैं या क्या कहते हैं, गासी। इसलिए धोरे को किस नाम से जाना गया, गासी के नाम से भी, कारवा के नाम से भी जाना गया। कारण पूछे तो ध्यान रखना, इनके मध्य पशु या ऊंट के झुंड गुजरते हैं, और गुजरते पहले भी गुजरते थे और अभी भी साथियों गुजरते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगली तो आज हमने साथियों क्या देखा है, थार के मरुस्थल के प्रकार देखे हैं, जो कि कितने देखे, 3 देखे। पहला देखा पथरीला मरुस्थल, दूसरा हमने देखा चट्टानी मरुस्थल, और साथियों तीसरा कौन सा था, संपूर्ण रेतीला मैदान, जिसे शुष्क रेतीला मैदान भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ में हमने साथियों कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देखी है। हालांकि शब्दावली कंप्लीट नहीं हुई है, आगे आने वाली क्लास में मैं साथियों पूरी शब्दावली कंप्लीट करवा दूंगा। कोशिश करूंगा साथियों आगे आने वाली जो क्लास है उनकी मैं लेंथ बढ़ाऊं और नियमित रूप से क्लास लेने की कंप्लीट कोशिश करूंगा। आपका साथियों काम क्या है, जितने भी आपको नोट्स मिल रहे हैं, चाहे कम मिल रहे हैं, चाहे साथियों कभी क्लास ज़्यादा हो जाती है, तो बस आपका काम यही होना चाहिए कि साथियों इन क्लासेज को साथ साथ में रिवीजन करना, और इनकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। मैं मिलूंगा एक नई जोश, नए उल्लास, नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।